अच्छा, पहले इसमें हम थोड़ा सा पोलर कोऑर्डिनेट्स के बारे में पढ़ लेते हैं। पोलर कोऑर्डिनेट्स हमने पढ़े भी हैं। तो जैसे भाई ये हमारा पोल है और ये इनिशियल लाइन है। ये पोल हो गया, पी कह देते हैं चलो इसे। ये इनिशियल लाइन है, केवल दो ही चीज़ है इसमें, पोल और इनिशियल लाइन। यहाँ वाई एक्सिस तो होती ही नहीं है ना, एक्स एक्सिस के बारे में बात है। इस एक्सिस कह लो, इसे एक्स एक्सिस कह लो या इनिशियल लाइन कह दो। अच्छा, इसमें जो एंगल बनते हैं, यहाँ से एंगल बनता चलता है 30 डिग्री, और लेंथ उसकी बता देगा। ये रेडियस वेक्टर है इसका कि 2 यूनिट्स है या 3 यूनिट्स है, इस तरह से बता देगा। ये हमारा एंगल थीटा हो गया और इसकी आर डिस्टेंस होगी। तो इस तरह से यहाँ पोलर कोऑर्डिनेट्स होते हैं आर थीटा। फिर जैसे जैसे थीटा और आर की वैल्यू बढ़ती चलती है वैसे ही कर्व ये बनते जाते हैं, इन्हें मिला देते हैं, लोकस उसका कर्व बन जाता है। अच्छा, यहाँ अगर ये बात करता है कभी माइनस आर, तो माइनस आर नहीं होता यहाँ कभी भी। इसमें निगेटिव में रेडियस वेक्टर की लेंथ, क्योंकि रेडियस वेक्टर की लेंथ की बात है आर, और लेंथ कभी माइनस में होती नहीं है। तो अगर ये कभी बात करता है ना माइनस आर थीटा, तो इसका मतलब ये इसका बिल्कुल अपोजिट चला जाता है। फिर अगर ये कोई पॉइंट हम ए ले रहे हैं और ये कोई पॉइंट ए डैश है, तो इसके अपोजिट पहुंच जाता है सीधे यहाँ, अगर माइनस की बात करता है। तो ये हमारे इस तरह से पोलर कोऑर्डिनेट्स होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे फिर पोलर इक्वेशन ऑफ ए कॉनिक विद इट्स लैटिस रेक्टम ऑफ लेंथ 12, इसेंट्रिसिटी ई एंड द फोकस बीइंग द पोल। यानी कि जो पोल है वो उसकी फोकस है। अगर कोई ऐसा कोनिक की इक्वेशन, कोनिक किसे कह रहे हैं हम? नहीं, कोनिक किसे कह रहे हैं? कोनिक क्या है? जो ये हमारे इलिप्स हैं, पैराबोला है, हाइपरबोला, ये सर्कल है, ये सब कोनिक्स होते हैं। ठीक है ना, एक कोनिक है ये। तो इन कोनिक की इक्वेशन अलग अलग चेंज होती जाती है, और ये सब जो है इनकी इक्वेशन ये होती है एल ओवर आर इक्वल टू 1 प्लस ई कोस थीटा। पोलर फॉर्म में ये है इनकी इक्वेशन सभी की। अब ये डिपेंड करता है ई और एल पर, जैसे जैसे ये चेंज हो, क्योंकि आर और थीटा तो सब में आने, जैसे एक्स वाई सब में आते थे, है ना भाई। चाहे सर्किल की इक्वेशन लिख रहे हैं, चाहे पैराबोला की लिख रहे हैं, चाहे हाइपरबोला की लिख रहे हैं, सब में एक्स वाई आते थे। इस तरह से आर और थीटा तो सब में होंगे। तो डिपेंड करेगा एल और ई पर। ये जैसे जैसे चेंज होंगे वैसे वैसे हमारा इलिप्स या कर्व हमारे चेंज होंगे, कोनिक्स चेंज होंगे। अब एल जो है ना, इसमें एल हमारी लेटस रेक्टम की लेंथ है एल, और ई इसेंट्रिसिटी है, हमने पढ़ा है इसेंट्रिसिटी। हिंदी में क्या बोलते हैं इसे? उत्केंद्रता, ई। और एल क्या है? लेटस रेक्टम, तो नाभिलम। तो जैसे जैसे इनकी लेंथ चेंज होगी, और ई हमने पढ़ा भी है, ई इलिप्स के लिए क्या होता है? लेस देन 1 या ग्रेटर देन 1? इलिप्स के लिए ई की वैल्यू लेस देन 1, और हाइपरबोला के लिए और पैराबोला के लिए और सर्किल के लिए 0। ठीक है ना, ये सब चीज हमें याद हो जानी चाहिए कि भाई ई लेस देन 1 है तो क्या है? इलिप्स। ई तो हमने बताया भी था, ये ई ग्रेटर देन 1 है। अच्छा, उसमें वो आया था एच स्क्वायर लेस देन ए बी और एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी, तो उसी से है ये भी। ये हाइपरबोला के लिए है, और ई इक्वल टू 1 पैराबोला के लिए है, और ई इक्वल टू 0 सर्कल के लिए है। ये चीज भी हमें पता रहनी चाहिए कि इसमें ये कैसे कैसे होते हैं। अच्छा, तो देखो इसमें जैसे भी हम पैराबोला के बारे में बात करते कि पैराबोला की जो इसेंट्रिसिटी है 1 होती है। ठीक है, तो अगर पैराबोला की इक्वेशन हम लिखना चाहें तो उसे कैसे लिखेंगे? एल ओवर आर इक्वल टू 1 प्लस कोस थीटा हो जाएगा फिर ये, और 1 प्लस कोस थीटा को सोल्व करें तो 2 को स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। तो इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं। ये हमारी इक्वेशन होती है पैराबोला के लिए। अच्छा, अब इसमें आगे हम यहां पढ़ेंगे डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। नियता पढ़ी है ना हमने, इन पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म में डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हम कैसे लिखते थे ये हम पढ़ेंगे यहाँ पे।
तो जैसे देखो डायरेक्ट्रिक्स कैसे होती है तुमने पढ़ा भी है भाई, ये हमारा पैराबोला हो गया, ये इसका फोकस हो गया यहाँ से और पोल पर, और ये इसकी डायरेक्ट्रिक्स है ना, टेंजेंट की पैरेलल लाइन तो है डायरेक्ट्रिक्स। तो इसकी इक्वेशन अगर हमें निकालनी है तो ये होती है एल अपॉन आर इक्वल टू, ये याद कर लो, ए एल अपॉन आर इक्वल टू ई कोस थीटा। तो इसी के जैसी है, इसमें वन था इसमें वन नहीं है, बस ये हमारी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है, नियता की समीकरण। और इसमें ये हमें पता ही है, ये थीटा है, ये आर है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस। अच्छा, इसके बाद है हमारी पोलर इक्वेशन ऑफ ए कोनिक विद इट्स फोकस एज द पोल, जिसका फोकस तो पोल पर है लेकिन जो इसकी एक्सिस है इज इंक्लाइन एन एंगल अल्फा विद इनिशियल लाइन। इनिशियल लाइन के साथ में अगर वो एंगल अल्फा बनाती है तो वो कैसी हो सकती है, तो देखो उसमें जो है, तो ये हमारी इनिशियल लाइन है, अगर इसके साथ में कुछ एंगल अल्फा बनाती हुई लाइन ये है एक्सिस, थोड़ी सी अल्फा एंगल बनाती हुई, और ये फिर हमारा इस तरह से हो जाएगा कर्व कोई भी। तो इसकी इक्वेशन जैसे अभी हम पढ़ रहे थे, अगर नॉर्मल फॉर्म में है, एक्सिस बिल्कुल ये है, तो इसके लिए क्या थी इक्वेशन, पोलर इक्वेशन एल अपॉन आर इक्वल टू वन प्लस ई कोस थीटा। लेकिन जब इसकी एक्सिस, ये एक्सिस थोड़ी सी इंक्लाइंड है एंगल अल्फा से, तो तब इसकी इक्वेशन है एल ओवर आर इक्वल टू वन प्लस ई कोस थीटा माइनस अल्फा। ये है व्हेन एक्सिस इज इंक्लाइंड, when axis is inclined at an angle alpha with initial line, इनिशियल लाइन के साथ में अगर ये एंगल अल्फा बनाती है तब। तो ये भी हमें फॉर्मूला इसका, ये फॉर्म इसकी याद कर लेनी है कि पोलर इक्वेशन है किसी कर्व की। अच्छा, ये जो है ना, ये जो है ना, ये तो हमारी वो है इनिशियल लाइन, इसके साथ में एक्सिस जो है ना, एक्सिस यहाँ एक्सिस यही है, इनिशियल लाइन के साथ एक्सिस है ये, इस वाले कर्व में तो जो एक्सिस है वो यही है, लेकिन इसमें एक्सिस यहाँ चेंज हो गई है, थोड़ा सा इंक्लाइन हो गई है एंगल अल्फा से, तब ये इक्वेशन लिखी जाती है। हाँ, जो है ये दिया हुआ है कि ये जो दोनों इक्वेशन है रिप्रेजेंट्स द सेम कोनिक, ये एक ही कोनिक की इक्वेशन है दोनों, लेकिन देखो लिखने में तो अंतर है, ये वन प्लस ई कोस थीटा है, माइनस वन प्लस ई कोस थीटा है। ये दोनों इक्वेशन एक ही कोनिक की, एक ही कर्व की कैसे हो सकती हैं, बताओ कैसे हो सकती हैं? दो इक्वेशन है लेकिन दोनों हैं उसी की, जबकि अलग अलग हैं। कैसे? हाँ नहीं, यहाँ ये कोऑर्डिनेट तो नहीं है, लेकिन देखो अब उसी से करेंगे हम इसे। कैसे करेंगे कि अगर ये दोनों एक ही कोनिक की इक्वेशन है तो इसका मतलब अगर कोई पॉइंट इसे सेटिस्फाई करता है, अगर इस पर है, इस पे एग्जिस्ट करता है तो फिर वो इस पे भी एग्जिस्ट करेगा, अगर वो इसे सेटिस्फाई करता है तो वो इसको भी सेटिस्फाई करना चाहिए, अगर कोई भी पॉइंट है तो इसका मतलब फिर दोनों एक ही कोनिक की इक्वेशन हो जाएंगी। कोई पॉइंट अगर इस पे है, अगर वो इस को भी सेटिस्फाई कर दे तो इसका मतलब दोनों एक ही कोनिक हैं ये। तो हम मान लिया कि एक कोई पॉइंट है P और R1 थीटा 1 है, वो इस तरह से ले लिया, B एनी पॉइंट, कोई भी पॉइंट है, फिर तो कहीं से कहीं तक भी हो, कोई भी पॉइंट ले लिया हमने, B एनी पॉइंट ऑन कोनिक फर्स्ट, ठीक है ना, ये फर्स्ट वाला जो कोनिक है इस पर हमने मान लिया R1 थीटा 1 है, तो इसे सेटिस्फाई करेगा जब इस पर है तो इसका मतलब L अपॉन R1 इक्वल टू वन प्लस ई कोस थीटा 1 आएगा, ये निकल के ऐसे तो करेगा इसे सेटिस्फाई, ठीक है। अच्छा, ये जो पॉइंट है हमने बताया भी था R1 थीटा 1 पॉइंट है, कि अगर हम इस पॉइंट को ऐसे लिख दें, लेट द P पॉइंट बी रिटन एज,
इसको हम अगर ऐसे लिखें तो बता सकते हो इसमें क्या अंतर है? माइनस R1, देखो R1 को माइनस R1 लिख दिया हमने, तो R1 जब आएगा R1 θ1 तो वो वहीं पहुंच जाएगा। भाई कोई पॉइंट देखो, थोड़ा समझाने के लिए बता देता हूं मैं एक बार, ये तो हमारा कुछ है ही नहीं है ना, एक्स वाई तो कुछ है ही नहीं इसमें। तो अगर कोई पॉइंट R1 θ1 हमारा, ये पॉइंट है R1 θ1, समझना इसको है, ये इस कर्व पे है R1 θ1, लेकिन अगर हम कहें माइनस R1 θ1, माइनस R1 θ1, तो पॉइंट कहां पहुंच जाएगा? ये यहां वापस, ठीक है ना, इसके अपोजिट। लेकिन फिर अगर हम ये कह दें कि ये पॉइंट जो है उसमें पाई एंगल और ऐड कर दिया, तो फिर वो यहीं आ जाएगा। भाई माइनस होने से तो यहां गया, ठीक है ना, अगर ये माइनस R1 θ1 कहें तो यहां आ जाएगा, लेकिन हम फिर कहें कि उसमें पाई एंगल ऐड कर दिया तो फिर वो यहीं आ जाएगा वापस। तो इस तरीके से, तो लेट द पॉइंट P बी रिटेन एज माइनस R1 और θ1 प्लस पाई। P पॉइंट को अगर हम ऐसे लिख दें तो ये वहीं वापस आ चुका है। ये इस पॉइंट को यानी कि R1 θ1 को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, R1 θ1 को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ये सेम ही पॉइंट है, ठीक है। अच्छा, अब जब ये सेम पॉइंट है तो फिर इसको, इस वाले पॉइंट को हम इसमें रखते हैं, तो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, द P पॉइंट कह दो इन कॉनिक सेकंड, जो हमारा सेकंड कॉनिक है उसमें रखेंगे हम। तो इस वाले में रखेंगे तो क्या होगा, देखो L अपॉन माइनस R1, ये वाला पॉइंट रख रहे हैं ना, और इक्वल टू -1 प्लस ई कोस थीटा की जगह क्या रखेंगे, पाई प्लस θ1। इसे सेटिस्फाई करना चाहिए ये। तो पॉइंट तो देखो ये वही है, अभी मैं बता रहा था फिर से, R1 θ1 और ये दोनों पॉइंट तो सेम ही है। अच्छा, इसमें रख रहे हैं तो क्या होगा, ये माइनस L अपॉन R1 -1, और ये क्या आ जाता है, माइनस ई कोस θ1, ठीक है। अब माइनस इधर से कॉमन लो, माइनस इधर है, कितना आ गया, L ओवर R1 इक्वल टू 1 प्लस ई कोस θ1। तो देखो ये वही निकल के आ चुका है भाई, जो हमारी इक्वेशन थी ये वही तो आ गई है इक्वेशन। तो ये देखो इसमें भी रखा था हमने, सेम इक्वेशन आ गई है। तो इसका मतलब R1 θ1 इसको भी सेटिस्फाई कर रहा था, पहली वाली इक्वेशन को, और सेकंड वाली इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये इट मीन्स बोथ द इक्वेशंस आर सेम, ठीक है ना। यहां से प्रूव जाता है कि दोनों जो इक्वेशंस हैं, बोथ द इक्वेशंस रिप्रेजेंट सेम कोनिक, ठीक है ना, एक ही कोनिक को रिप्रेजेंट करती हैं ये। है सेमी लेटस रेक्टम जो है, लेटस रेक्टम तो पढ़ा ही तुमने, और सेमी का मीनिंग क्या हुआ, आधा। तो सेमी लेटस रेक्टम इज द हार्मोनिक मीन बिटवीन द सेगमेंट्स ऑफ ए फोकल कॉर्ड। जो फोकल कॉर्ड्स के सेगमेंट्स हैं उनका हार्मोनिक मीन सेमी लेटस रेक्टम होता है। अब जैसे तुमने पोलर इक्वेशन पढ़ी है, ठीक है, पोलर फॉर्म में इक्वेशन कोनिक की, पोलर इक्वेशन ऑफ ए कोनिक क्या था वो, L अपॉन R इक्वल टू ई कोस थीटा, ये पढ़ी है पोलर इक्वेशन। इसमें लेटस रेक्टम कहाँ है, कहाँ है इसमें लेटस रेक्टम, क्या होता है, ये क्या है, कहाँ है इसमें लेटस रेक्टम, कहाँ लिखा है, L, ठीक है ना। तो यानी कि L के इक्वल लेके आना है। अब L के इक्वल किसे लेके आना है, देखो ये अगर हम कहते हैं कि ये कोनिक है कोई, ठीक है, हाँ अब वो बताते हैं ना, हार्मोनिक पढ़ा है तुमने, है हरात्मक माध्य पढ़ा, बताते हैं, कोई बात नहीं। देखो ये इसमें अगर हम फोकस लेते हैं S,
एस को ही फोकस बोलते हैं। वैसे तो कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन फिर भी जनरली हम फोकस को एस लेते हैं, ध्यान रखने वाली बात है। अच्छा, और ये जो है फोकल से जो हमारी लाइन जाती है इन्हें फोकल कोड कहते हैं। कोड किसे बोलते हैं? जीवा। तो नाभिक जीवा है ये। अच्छा, इसमें इसे कहेंगे एस पी। अगर ये इट मेक्स एन एंगल अल्फा विद इनिशियल लाइन, तो इसके कोऑर्डिनेट बता सकते हो तुम? पी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे बताओ भाई? क्योंकि ये हमारा इनिशियल है तो इस एस आर थीटा होंगे ना, तो एस पी और अल्फा। अगर अल्फा एंगल बना रहा है तो ये होंगे। अच्छा, अगर इसकी कोई परपेंडिकुलर लाइन लें तो ये होंगे। ये एंगल कितना होगा? इसकी परपेंडिकुलर है ये, तो π/2 एंगल हो गया ये वाला। ये वाला एंगल है π/2 एंगल ये। तो इसके एंगल इसके क्या होंगे? अगर इसको हम Q कह दें पॉइंट को, तो Q के क्या होंगे? हाँ, अल्फा प्लस π/2 हो जाएंगे, SQ और π/2 प्लस अल्फा। अच्छा, ये P है तो इसको P डैश कह दें हम। P डैश के बता सकते हो क्या होंगे? माइनस तो होते ही नहीं। एस पी डैश, देखो एस पी डैश और पाई प्लस अल्फा, यही तो होंगे हैं भाई। एस पी डैश तो लेंथ होगी, दो ही चीज तो लेते हैं हम, एक तो लेंथ ये लिख दी और एंगल इनिशियल लाइन से, तो इनिशियल लाइन से अल्फा तो ये बन रहा था, ये अल्फा और फिर ये पाई, क्योंकि लाइन सीधी है ना, तो पाई एंगल ये है, तो पाई प्लस अल्फा। इस तरह से पी डैश के कोऑर्डिनेट और पी के कोऑर्डिनेट हम लिख देते हैं। अच्छा, अब अगर ये पी जो पॉइंट है इस कोनिक पर है, तो इसे सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा? करना चाहिए। तो हम कैसे लिखेंगे कि पी पॉइंट विल सेटिस्फाई द इक्वेशन? इसे इक्वेशन 1 कह दो चाहे। पी पॉइंट विल सेटिस्फाई द इक्वेशन 1, शॉर्ट में लिख दिया मैंने। तो इसे क्या लिखेंगे? L ओवर एस पी इक्वल टू 1 प्लस ई कोस अल्फा। ठीक है। फिर चूंकि एस पी डैश भी इस कोनिक पर है, ये वाला पी डैश जो पॉइंट है, पी डैश ऑल्सो एग्जिस्ट्स ऑन कोनिक, तो इट विल ऑल्सो सेटिस्फाई द इक्वेशन। ठीक है। अब जो सेटिस्फाई करेगा तो ये क्या होंगे? एल ओवर एस पी डैश, भाई आर की जगह रखेंगे इक्वल टू 1 प्लस ई कोस कितना? पाई प्लस अल्फा। ये कितना हो गया? ये इक्वेशन, अच्छा ये फर्स्ट ही से सेकंड कह दो, इसे थर्ड कह दो। ये 1 माइनस ई कोस अल्फा आ जाएगा, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो। एडिंग इक्वेशंस सेकंड एंड थर्ड, दोनों जब इक्वेशन को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये L अपॉन एस पी और L अपॉन एस पी डैश इक्वल टू 2 आ गया, और यहां से L कॉमन आ गया। ये L कॉमन आने पर ये क्या होगा? 1 ओवर एस पी प्लस 1 ओवर एस पी डैश इक्वल टू 2। ठीक है। अब ये देखो, ये जो है हमारा 1 ओवर एस पी प्लस 1 ओवर एस पी डैश क्या है ये? और इसमें साथ में एक काम और करते हैं हम, कि इस 2 को तो यहां ले आओ, इस L को इधर ले जाओ। बताओ कैसे लिखेंगे? 1/2 ऑफ 1 ओवर एस पी प्लस 1 ओवर एस पी डैश इक्वल टू 1 ओवर L। ठीक है। और 1 ओवर L क्या है? 1 ओवर L देखो इज द एरिथमेटिक मीन। ये एरिथमेटिक मीन है। क्या होता है एरिथमेटिक मीन? समांतर माध्य, जो हमने पढ़ा है ना, समान सेट में पढ़ा है। समांतर माध्य ए और बी अगर दो नंबर हैं तो उनका समांतर माध्य a प्लस बी बाई 2। तो यहां से दिखाई दे रहा है एक चीज हमें कि 1 ओवर L
समझना है, 1/L इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ द फोकल कोड्स। ये फोकल कोड होगी दोनों अलग अलग, भाई एसपी अलग और एसपी डैश अलग। और ये भी यही कह रहा था कि बिटवीन द सेगमेंट्स, ये सेगमेंट्स हैं एसपी, ये सेगमेंट्स हैं एसपी और एसपी डैश, इस फोकल कोड के, इस फोकल कोड के दो सेगमेंट है, दो टुकड़े हैं, नाभिक जीवा के दो भाग हैं, एक एसपी और दूसरा एसपी डैश, और इन दोनों का क्या है, ये 1/SP का और 1/SP डैश का एरिथमेटिक मीन है। और उनके अगर उल्टे का, इनवर्स का अगर एरिथमेटिक मीन होता है तो उसका मतलब वो हमारा हार्मोनिक मीन होता है। तो इस तरह से निकल के आया कि 1/L इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ 1/SP एंड 1/SP डैश, एंड सो L इज द हार्मोनिक मीन। अब यहां से ये कंक्लूजन निकलता है L इज हार्मोनिक मीन, HM लिख दे रहा हूं मैं इसे शॉर्ट में, L इज हार्मोनिक मीन ऑफ SP एंड SP डैश, ये इसका हार्मोनिक मीन है। में कह रहा है द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स, सेकंड में कह रहा है द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ द सेगमेंट्स ऑफ एनी फोकल कोड। तो जैसे देखो ये फोकल कोड है हमारी, ये वाली एसपी, जो एसपी और एसपी डैश है, इसके दो सेगमेंट है, एक सेगमेंट एसपी, दूसरा सेगमेंट एसपी डैश। और इसमें कहता है रेसिप्रोकल, इनका जो व्युत्क्रम है, तो रेसिप्रोकल उनका सम, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ द सेगमेंट्स ऑफ एनी फोकल कोड इज कांस्टेंट। तो ये यही चीज निकलवा रहा है इसमें भी, ठीक है, इसे ऐसा ना कह के ऐसे क्या रखा है इसने। तो 1/SP प्लस 1/SP डैश किसके इक्वल है बताओ, ये निकल रहे हमारे, ये इसको कह रहा था निकलवाने के लिए, इस सेकंड पार्ट में कह रहा है 1/SP प्लस 1/SP डैश इक्वल टू 2, यहां पहुंच जाएगा 2/L, बस ये निकलवा रहा था सेकंड में कि ये हमारे कांस्टेंट आते हैं, ठीक है। पार्ट में कह रहा है द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ टू परपेंडिकुलर फोकल कोड्स, सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ टू परपेंडिकुलर फोकल कोड्स इज कांस्टेंट। तो देखो ये क्या कह रहा है इसमें कि जो फोकल कोड है दो, ये एक तो हमारी PP डैश है ना, और एक QQ डैश है, QQ डैश, और इन दोनों के रेसिप्रोकल का सम, मतलब ये कह रहा है हमारे से क्या निकालने के लिए कह रहा है, P1/PP डैश प्लस 1/QQ डैश इक्वल टू ए कांस्टेंट, इक्वल टू ए कांस्टेंट प्रूव करने के लिए कह रहा है इसमें। तो इसे कैसे निकालेंगे हम, तो पहले तो PP डैश निकाल लेते हैं। PP डैश कहां से निकलेगा, PP डैश किसके इक्वल है बताओ, हाँ पूरी लाइन होती है फोकल कोड। तो जैसे PP डैश, यहां तक तो क्वेश्चन ऐसे ही करेंगे हम। अब PP डैश कैसे निकलता है ये देखते हैं। तो PP डैश किसके इक्वल है, SP और प्लस SP डैश, इनका सम, भाई ये SP और ये SP डैश, इन दोनों का सम PP डैश के इक्वल है। तो यहाँ 1/PP डैश से पहले PP डैश निकालेंगे हम, ये क्या है इसकी लेंथ। अब SP की वैल्यू क्या है, ये रही, SP को यहाँ ले जाओ, इसको इसके डिवाइड में ले आओ, तो इस तरह से हम SP की वैल्यू निकाल सकते हैं, कितनी होगी बताओ, L/1 प्लस E कोस अल्फा। और SP डैश की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, कितनी होगी SP डैश की वैल्यू बताओ, L/1 माइनस E कोस अल्फा। L इसमें कॉमन ले लेंगे हम, ठीक है, और ये यहाँ आएगा और ये यहाँ जाएगा, तो E कोस अल्फा कैंसिल हो जाएंगे, तो कितना जाएगा 2L/1 माइनस E स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा, ये तो आ जाएगा। ये तो हमारा आ गया PP डैश। अच्छा फिर ये QQ डैश निकालना चाहते हैं, तो QQ डैश भी इस तरह से SQ और प्लस SQ डैश के इक्वल होगा। अच्छा SQ यहां रखेंगे, देखो जिस तरह से यहां पर रखा, L/SQ इक्वल टू 1 प्लस E, यहां क्या आएगा, थीटा की जगह क्या आएगा, अल्फा प्लस π/2, ठीक है ना। अल्फा एंगल तो ये है ही और π/2 एंगल ये रहा, तो यहां क्या हो जाएगा, कोस π/2 प्लस अल्फा क्या हो गया, साइन अल्फा। तो इस तरह से हम यहाँ QQ डैश की वैल्यू भी निकाल लेंगे, और QQ डैश की वैल्यू हो जाएगी हमारी SQ और प्लस SQ डैश, ठीक है। अब इसको फिर हम लिखेंगे, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ इसको, QQ डैश
इक्वल टू एस क्यू की वैल्यू क्या लिखेंगे, एल ओवर जब यहां पर रखेंगे 1 कितना हो कोस 90 प्लस अल्फा क्या होता है 1 माइनस साइन अल्फा ई साइन अल्फा, ठीक है। और दूसरे वाला क्या लिखेंगे, इसको एस क्यू डैश को क्या लिखेंगे, एल ओवर 1 प्लस ई साइन अल्फा, ये तो होगा। अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 2l ओवर 1 माइनस ई स्क्वेयर साइन स्क्वेयर अल्फा, ठीक है। इस तरह से हम लिख देंगे इसे। अब और इससे आगे कैसे क्या करेंगे, देखो ये फिर इसमें रख लेंगे 1 ओवर पी पी डैश प्लस 1 ओवर क्यू क्यू डैश है, तो फिर इसको निकालेंगे हम जगह नहीं। तो देखो ये अब हम इसके बाद इसे क्या करेंगे, इसमें जो हमें निकालना था 1 ओवर पी पी डैश प्लस 1 ओवर क्यू क्यू डैश, इसमें वैल्यू रख लेंगे हम। तो 1 ओवर पी पी डैश प्लस 1 ओवर क्यू क्यू डैश, इसकी वैल्यू क्या लिखेंगे, देखो पी पी डैश हमने निकाल रखा है, ये कितना आ रहा था 12 ओवर 1 माइनस ई स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा। तो जब 1 अपॉन पी पी डैश करेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, ये 1 माइनस ई स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा ओवर 12, ये तो आ गया 1 अपॉन पी पी डैश। फिर 1 अपॉन क्यू क्यू डैश निकालेंगे, इसमें निकालेंगे तो क्या होगा, ये ऊपर आ जाएगा 1 माइनस ई स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा ओवर 12, ये आ गया। अब 12 आ गया इसका एलसीएम, और ऊपर 1 प्लस 1 ये 2 हो गया, और माइनस के ई स्क्वायर कॉमन लेने पर अंदर आ गया कितना कोस स्क्वायर अल्फा और प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। और ये कितना हो गया हमारा 1, तो 2 माइनस ई स्क्वायर ओवर 2l आ गया। और यही हमें प्रूव करना था कि इनकी जो फोकल कोड्स का रेसिप्रोकल है, फोकल कोड्स के रेसिप्रोकल का सम, फोकल कोड्स थी ना दोनों ये पी पी डैश और क्यू क्यू डैश, इनके रेसिप्रोकल का सम इज कांस्टेंट, ये कांस्टेंट होता है, यही हमें प्रूव करना था इसमें।